नमस्कार दोस्तों, आदर्श प्रश्न पत्र की इस सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे हैं रीट के हमारे विद्यार्थी, जितने भी रीट के विद्यार्थी हैं जिनके पास संस्कृत भाषा है। दोस्तों आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं आपको पूरा पेपर बता रहा हूँ, ऑल ओवर पूरा मैटर आपको यहाँ पर एक साथ यहाँ पर मिलेगा पूरे पेपर में। जैसा पेपर आपका जुलाई में अभी 23-24 तारीख को मिलेगा, उसी तरह का पेपर मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। तो इस वीडियो को जरूर देखना है। अच्छे नंबर यदि आपको लाने हैं तो ये मिस मत करना दोस्तों, अच्छे से देख लेना, क्योंकि एक एक प्रश्न को यहां पर बहुत सरल तरीका से समझाया जा रहा है। ज्यादा समय नहीं ले रहे आपकी, आधे घंटे के आसपास का वीडियो रहेगा। बस एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का मैं समय दूंगा, बहुत ज्यादा डिटेल से नहीं बताऊंगा यहां पर, क्योंकि लास्ट टाइम चल रहा है। लास्ट टाइम में केवल रिवीजन की आवश्यकता पड़ती है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका। तो 5 नंबर का हमारा आदर्श प्रश्न पत्र रहेगा। देखिए दोस्तों, स्टार्ट कर रहे हैं हम। यहां पर सबसे पहले हम देखते हैं, हमारा पहला सवाल देखते हैं। प्रस्तुतम श्लोकम आधारीकृत्य प्रश्न संख्या 1 तः 7 पर्यंतम प्रश्नाः समाधेया, यानी श्लोक के आधार पे आपको 1 से 7 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो सबसे पहले हम श्लोक समझते हैं, उसके बाद में इसमें जो दिए हुए प्रश्न हैं उनका उत्तर समझेंगे। क्षमा तुल्यम तपो नास्ति संतोषान्ना परम सुखम, न तृष्णा परो व्याधिर न च धर्मो दया पर है। मतलब समझ गए होंगे आप। क्षमा तुल्यम तपो नास्ति, क्षमा के तुल्य तप नहीं है। संतोषान अपरम सुखम, और संतोष से बढ़ के दूसरा कोई सुख नहीं है। इसलिए कहते हैं ना, संतोषी परम सुखी। यदि व्यक्ति को संतोष है, संतुष्टि है, तो इससे बड़ा कोई सुख नहीं है। ठीक है। न तृष्णा परो व्याधि, और तृष्णा से बढ़ के कोई दूसरी व्याधि नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। इच्छाएं, तृष्णा, क्योंकि एक तृष्णा पूरी होती है, एक इच्छा पूरी होती है, कई तृष्णा कई इच्छाएं और प्रकट हो जाती हैं। न च धर्मो दया परः, दूसरों पर दया करना इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। ये हमारा श्लोक है आसान सा। इसके आधार पर जो प्रश्न हैं उनका उत्तर समझते हैं। चलिए पहला सवाल, सर्वश्रेष्ठम तप है किम, सर्वश्रेष्ठ तप किसको कहा गया है? क्षमा, संतोष है, व्याधि ही, दया। अभी हमने कहा क्षमा तुल्यम तपो नास्ति, तो बताइए क्षमा तुल्यम तपो नास्ति, क्षमा के समान दूसरा कोई तप नहीं है। तो उत्तर हो जाएगा क्षमा। क्या हो जाएगा दोस्तों? क्षमा। ठीक है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, सवाल नंबर 2 देखिए। क्षमा तुल्यम इत्यत्र क्या है? समास है। क्षमा तुल्यम में आपको समास बताना है। क्षमा के तुल्य, ठीक है। क्षमा से तुल्य, क्षमा तुल्य। तो यहां पर हो जाएगा अव्ययभाव तत्पुरुष कर्मधारय द्वंद्व। बताइए राइट कौन सा होगा? तो यहां दोस्तों हमारा तत्पुरुष समास एकदम सही है, क्योंकि अव्ययभाव समास होगा नहीं। अव्ययभाव समास के अंदर आपका पहला पद अव्यय होता है। कर्मधारय समास में आपका विशेषण विशेष्य या फिर आपका उपमान उपमेय होता है। द्वंद्व समास च के अर्थ में होता है। ठीक है। तो यहां आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए। अगला है हमारा नास्ति इत्यत्र क्या है? संधि। नास्ति में आपको संधि बतानी है। ऑप्शन है सवर्ण दीर्घ, गुण, वृद्धि, आयादि। बताओ कौन सा सही है इसमें? तो नास्ति में देखो संधि आप बताओगे तो इससे पहले विच्छेद कर लो एक बार। ने धन अस्ति, ने धन अस्ति है, तो यहां पर आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी दोस्तों। ए, ने में ए है और इधर अस्ति में ए, दोनों मिला देंगे तो बराबर आ हो जाएगा, तो बन जाएगा नास्ति। तो यहां सवर्ण दीर्घ आपका राइट आंसर हो जाता है। कौन सा हो जाएगा? सवर्ण दीर्घ आपका एकदम सही आंसर हो जाता है यहां पर। अब चलते हैं अगला सवाल। देखिए दोस्तों, अगला सवाल है हमारा 4 नंबर पे। सुखम इत्यस्य विलोम शब्द वर्तते। सुखम जो है इसका विलोम शब्द बताना है। संतोष है, दुखम, तृष्णा या दया। सिंपल है, सुख का तो दुख हो जाएगा ना, दुखम हो जाएगा, इसमें कोई ज्यादा खास बात नहीं है। अगला है श्लोक अस्मिन किम छंद है। अभी जो हमने श्लोक आपको बताया था, क्षमा तुल्यम तपो नास्ति संतोषान्न अपरम सुखम, इसमें आपको बताना है छंद। अनुष्टुप, आर्या, इंद्रवज्रा, द्रुत विलंबित। बताइए कौन सा है? तो सिंपल है दोस्तों, इसमें हम आंसर बता रहे हैं आपको। राइट आंसर हो जाएगा अनुष्टुप। यहां पर अनुष्टुप छंद है दोस्तों। हमने आपसे कहा कि अनुष्टुप के लिए 8 वर्ण गिन लो आप। एक चरण में यदि 8 वर्ण हैं तो समझ लेना अनुष्टुप है। श्लोक षष्ठम गुरुगेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयोरिश्वम सप्तमम दीर्घमन्नयोः। तो तरीका ये ज्यादा सही है। यदि आप इस लक्षण के हिसाब से ढूंढोगे तो दिक्कत आएगी आपको। श्लोक षष्ठम गुरु गेयम, अब षष्ठ अक्षर गुरु ढूंढो,
तो उसमें दिक्कत आ सकती है। लेकिन आप डायरेक्ट गिन लो 8 वर्ण, क्षमा, तुल्यम 4, तपो 4 और 2 6, नास्ति 2, 6 और 2 8, 8 वर्ण हो गए ऐसे। तो एक लाइन में आप 16 गिन लो, दूसरी लाइन में 16, यानी 32 हो जाएंगे टोटल, क्योंकि एक श्लोक में 4 पाद होते हैं या चरण होते हैं। ठीक है, अगला सवाल, संतोषान्य इत्यस्य संधि विच्छेदः वर्तते। संतोषान्य का संधि विच्छेद बताइए। संतोष धन अन्न, संतोषात धन ने, समतोषान्य, समतोष और अन्न। बताओ सही क्या है? तो सही है इसका सेकंड वाला, संतोषात धन ने। अब यहां पर ने है दोस्तों, अब ने से पहले यहां पर तय आ रहा है, तो तय जो आ रहा है तो तय के स्थान पर पंचम वर्ण हो जाएगा। बाद में यदि पंचम वर्ण है तो यहां पर जो तय आपका दिख रहा है इसका भी पंचम वर्ण हो जाता है। ये अनुनासिक संधि का नियम है, तो यहां अनुनासिक संधि हो जाती है। ठीक है, आगे चलो। श्रेष्ठो धर्म है के, श्रेष्ठ धर्म क्या है? तृष्णा, क्षमा, संतोष, दया। जो श्रेष्ठ धर्म है वो किसे कहा गया है? हमने आपको श्लोक में बताया था, न च धर्मो दया परह। दया, जो दूसरों पर दया हम दिखाते हैं, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। तो राइट आंसर है हमारा दया। क्या हो जाएगा? दया। ठीक है ना। चलो अगला सवाल देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, अगला सवाल है हमारा 8 नंबर। शिक्षक ग्रंथम पठति अस्य वाच्य परिवर्तनम। बताइए आपको क्या होगा? शिक्षक ग्रंथम पठति, नियम हमने बता रखा है 311 का। सबसे पहले आपको कर्ता तृतीया में लाना है, तो सबसे पहले ढूंढो कि कर्ता तृतीया में कहां कहां पर है। पहले में है, बिल्कुल सही है। दूसरे में है, बिल्कुल सही है। तीसरे में है, बिल्कुल सही है। चौथे में नहीं है, तो चौथा आपका गलत हो गया, एक को हटा दीजिए, ये गलत है। इसके बाद में ग्रंथम जो लिखा हुआ है, इस ग्रंथम में आपका कर्म है, अभी ये द्वितीय विभक्ति लगी हुई है, तो यहां पर आपको जब वाच्य परिवर्तन करते हैं तो इसे हमें प्रथमा में लाना होता है। किस में लाना होता है? प्रथमा विभक्ति के अंदर। तो ग्रंथम को प्रथमा विभक्ति क्या होगी? तो इसकी प्रथमा विभक्ति हो जाएगी दोस्तों ग्रंथ है, क्योंकि ग्रंथ का रूप चलाएंगे तो ग्रंथ है, ग्रंथौ, ग्रंथः, इस तरह से आपको रूप चलाना होता है। तो यहां पर ग्रंथ है ऐसा बनेगा। तो देखो ग्रंथम लिखा हुआ है वो गलत है, तो ग्रंथ है कहां लिखा हुआ वो सही होगा। तो ग्रंथ है आपका एक तो लिख रहा है दूसरे वाले में, एक लिख रहा है तीसरे वाले में, तो आपका आंसर जो होगा दूसरे तीसरे में से होगा। पहला वाला आपका गलत हो गया। ठीक है, अब इसके बाद में आप देखिए आपकी जो धातु होगी वो होगी यहां पर आपके कर्म के हिसाब से। तो धातु जैसे पट है तो पट में जोड़ो ये बन गया पठ्य। अब इसका रूप चलाना है पठ्य का, सेव या लब की तरह, सेवते, सेवेते, सेवन्ते। तो पठ्यते, पठ्येते, पठ्यन्ते। बताइए पठ्यते आएगा, तो पठ्यते जहां लिख रहा है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दूसरे नंबर का आपका आंसर सही होगा, तीसरा वाला गलत है। ठीक है, ऐसे हम आपको पहचान करना बता रहे हैं, तरीका बताया आपको, इस तरह से आप बनाओगे तो गलत नहीं होगा। 9 नंबर सवाल, अध्यापक शिष्यम क्रुध्यति रेखांकित पदे शुद्ध रूपम भवेत। कौन सा शुद्ध रूप होगा? बताइए। शिष्येण, शिष्याय, शिष्यात, शिष्ये। बताओ। अध्यापक शिष्यम क्रुध्यति। दोस्तों क्रोध धातु जब प्रयोग में आ रही है, यानी जब किसी पर क्रोध किया जाता है तो वहां चतुर्थी विभक्ति होती है। आपने सूत्र पढ़ा होगा, क्रोध द्रुहे ईर्ष्या असूयार्थानाम यम प्रति कोपा, जिसके प्रति कोप किया जा रहा है। ठीक है, जैसे पिताजी पुत्र पर क्रोध कर रहे हैं तो वहां पर चतुर्थी का प्रयोग करेंगे हम। तो यहां पर शिष्य में चतुर्थी लगेगी। किस पर कर रहे हैं? अध्यापक शिष्य पर क्रोध करता है, तो जिस पर क्रोध किया जा रहा है उसमें चतुर्थी लगती है, तो बन जाएगा शिष्याय ऐसे। ठीक, अगला सवाल, राम वन में गया, इसका संस्कृत अनुवाद बताना है। तो गया कौन सा लकार हुआ? भूतकाल। अब भूतकाल का रूप कैसे चलता है धातु का? तो ए गच्छत, ए गच्छताम, ए गच्छन। तो ए गच्छत कहां लिख रहा है ये ढूंढो सबसे पहले। तो गच्छति गलत है क्योंकि ये आपका लट्लकार में बनता है। गमिष्यति गलत है क्योंकि भविष्य काल में बनता है। गच्छेत विधिलिंग में बनता है, ये भी गलत है। तो दूसरा वाला एकदम सही है, रामे वनम ए गच्छत। ऐसे आप पहचान कर सकते हैं, गलत निकाल लो तो सही बच जाएगा अपने आप। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आगे हमारा एक गद्यांश है, इस गद्यांश पर आधारित हमारे कुछ सवाल हैं, उनको देखेंगे। प्रस्तुत गद्यांशम आधारीकृत्य प्रश्न संख्या 11 से 17 आपके इसमें प्रश्न दिए हुए हैं। तो गद्यांश को एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद में इसमें से दिए हुए प्रश्नों को हम सॉल्व करते हैं। पुरा एकस्मिन वृक्षे एका चटका प्रतिवसति स्म। पुराने समय में एक वृक्ष पर एक चिड़िया रहती थी।
कालेन तस्या संतति जातः, कुछ समय के बाद में उसमें एक संतति उत्पन्न होती है, उसकी संतान उत्पत्ति होती है। एकदा कश्चित् प्रमत्तः गजः तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य तस्य शाखां शुंडेन अत्रोटयत। बात समझे? कह रहे हैं कि एकदा यानी एक बार कोई प्रमत्त हाथी, ठीक है, मदमस्त हाथी, तस्य वृक्षस्य अधा, उस वृक्ष के नीचे आकर के तस्य शाखाम, उसकी डाली को अपनी सूंड से तोड़ दिया। उसने उस वृक्ष की डाली को अपनी सूंड से तोड़ दिया। चटकाया हा नीडम भुवि अपतत, चिड़िया का जो घोंसला था वो भूमि पर गिर गया। तेन अंडानी विशीर्णानी, उसमें जो अंडे थे वो फूट गए। अथ सा चटका व्यलपथ, उसके बाद वह चिड़िया विलाप करने लगी। तस्या विलापम श्रुत्वा, उसके विलाप को सुनकर के काष्ठकूट नाम खग है, काष्ठकूट नाम का पक्षी, दुखेन ताम अपृच्छत, दुखी होकर के उससे पूछा, भद्रे किमर्थम विलपसी, ए भद्रे क्यों रो रही हो, इस तरह से उसने पूछा। ठीक है, अब आगे की कहानी आपने पढ़ रखी होगी तो पता होगा, लेकिन हमारे लिए गद्यांश इतना ही है, इसके आधार पे हम प्रश्नों को देखते हैं। अर्थ समझा दिया मैंने, अब आपको दिक्कत नहीं आएगी। पहला सवाल, कश्चित इत्यत्र कह संधि, कश्चित में संधि बतानी है, कश्चित में संधि बतानी है, कश्चित, कह धन चित, अब यहां पर कस हो जाएगा और फिर हो जाएगा चित, ऐसे, ठीक है, फिर हो जाएगा कस और चित, इस तरीका से। तो यहां ऑप्शन है हमारे स्वर संधि, अनुस्वार संधि, परसवर्ण संधि, विसर्ग संधि। बताओ राइट आंसर कौन सा होगा? स्वर संधि इसमें है नहीं, अनुस्वार संधि इसमें है नहीं, परसवर्ण इसमें है नहीं, तो यहाँ राइट आंसर हमारा विसर्ग संधि होगा दोस्तों। वैसे ष्टुत्व संधि से बना हुआ रूप है ये, क्योंकि से को यहाँ श हुआ है ना, तालव्य शकार, तो ष्टुत्व के वजह से हुआ है। लेकिन यहाँ पर ष्टुत्व का ऑप्शन है नहीं, आपकी व्यंजन संधि का ऑप्शन है नहीं यहाँ पर, तो हमारा विसर्ग संधि का राइट हो जाएगा, क्योंकि विसर्ग संधि से जुड़ा हुआ है ये उदाहरण। क्योंकि कह धन चित है तो विसर्ग के स्थान पर से हुआ, फिर से के स्थान पर आपका तालव्य शकार हुआ है, तब जाके ये रूप आपका बनता है। ठीक है ना, आगे चलते। देखिए दोस्तों, अगला सवाल है हमारा 12 नंबर सवाल। आगत्य इत्यत्र प्रत्यय वर्तते, आगत्य में आपको प्रत्यय बताना है। आगत्य का अर्थ होता है आकर, तो बताइए दोस्तों यहाँ पर आपको प्रत्यय बताना है, फटाफट बताइए। आगत्य का अर्थ होता है आकर के, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, कर के अर्थ में आपका प्रत्यय होता है त्वा प्रत्यय। कौन सा होता है? त्वा, और एक होता है ल्यप। ये दो प्रत्ययों का प्रयोग होता है दोस्तों मोस्टली। ठीक है, तो यहाँ पर अंतर क्या है दोनों में? अब त्वा प्रत्यय तो यहाँ दिख नहीं रहा है आपको, त्वा दिखता तो आपका साफ दिखता, गत्वा, आगत्वा, पठित्वा, हसित्वा, खादित्वा, इस तरीका के आपको उदाहरण मिलते। लेकिन यहाँ पर आपको त्वा दिख नहीं रहा है, तो सिंपल है कि यहाँ पर त्वा नहीं है तो ल्यप होगा। ल्यप उस कंडीशन में होता है जब धातु से पहले उपसर्ग जोड़ दिया जाता है, जैसे गम धातु से पहले आंग जोड़ दिया तो आ गम, फिर आपने ल्यप कर दिया, तो ऐसी स्थिति में ल्यप करना पड़ता है। तो यण नहीं होगा, यत नहीं है, क्यप नहीं है, ल्यप प्रत्यय हो जाएगा इसमें। ठीक है, आगे चलो। एकस्मिन इत्यत्र का विभक्ति, प्रथमा, तृतीया, चतुर्थी, सप्तमी। एकस्मिन में बताओ कौन सी विभक्ति होगी? एकस्मिन में सिंपल है, सप्तमी विभक्ति है। ठीक है, एकस्मिन अभी आया ना आपके, एकस्मिन वृक्षे, तो एकस्मिन वृक्षे, तो वृक्षे में सप्तमी है तो एकस्मिन में सप्तमी है, दोनों विशेषण विशेष्य पद हैं। एकस्मिन में सप्तमी विभक्ति का एक वचन का रूप है। आगे चलो। प्रतिवसति इत्यस्य लंग लकारे रूपम भवेत। प्रतिवसति में आपको लंग लकार का रूप बताना है। ए प्रतिवसत, प्रत्यवसत, प्रत्यावसत, प्रत्यावसति स्म। तो यहाँ राइट आंसर है सेकंड वाला। क्यों हुआ मैं आपको नीचे लिख के बता रहा हूं। यहां पर देखिए, प्रति धन ए वसत, ए वसत तो आप जानते ही हैं, ए वसत, ए वसताम, ए वसन, लंग लकार में रूप चलता है। अब प्रति और ए वसत में संधि कर दी, यण संधि, तो रूप बन जाएगा प्रत्यवसत, इसलिए सेकंड वाला राइट है। आगे है आपका 15 नंबर। व्यलपत इत्यत्र के उपसर्ग है, इसमें उपसर्ग बताना वी, व्य, व्यल, अब, तो यहां पर वी उपसर्ग है क्योंकि वी और ए लपत है, ए लपत। ठीक है, यहां पर आपकी संधि हो जाएगी यण संधि, बन जाएगा व्यलपत। ठीक है ना, आगे चलो। 16 नंबर। एकदा कश्चित प्रमत्य गज है इत्यत्र विशेष्य पदम किम। यहां पर आपको विशेष्य पद बताना है 16 नंबर में। तो यहां पर दोस्तों जो हाथी है वो कैसा है? मदमस्त, एक प्रकार से पागल वाली स्थिति में है, प्रमत्त हाथी है। तो हाथी की विशेषता है प्रमत्त होना।
लेकिन हाथी क्या है, विशेष्य पद है, तो हमारा राइट हो जाएगा विशेष्य पद में हाथी आ जाएगा, यानी गज है आपका सही हो जाएगा। यदि विशेषण पूछते तो प्रमत्ते आता, ठीक है ना। आगे चलो, चटकाया विलापम श्रुत्वा के ताम अपृच्छत, चिड़िया के विलाप को सुनकर के यानी किसने उसको पूछा, किसको पूछा, वृक्ष है, गज है, काष्ठकूट है, भद्र है, किसने पूछा उससे, तो काष्ठकूट नाम का पक्षी आया था, उसने पूछा उससे कि भद्रे किमर्थम विलपसी, हे भद्रे क्यों रो रही हो, इस तरह से उसने पूछा। आगे देखते हैं और कुछ सवाल और है हमारे, उनको भी देखते हैं। तो अब देखो हमारा 18 नंबर का सवाल, गकारस्य उच्चारण स्थानम किम, थोड़ा फास्टली बता रहा हूं मैं क्योंकि जहां समझाने की आवश्यकता मैं समझा भी रहा हूं। तो गकार का है आपका कै वर्ण का है, तो कै वर्ग के अंदर आता है, तो अकु है, विसर्जनीय नाम कंठ है, कंठ हो जाएगा, सिंपल है। आगे चलो, वह मुझे पढ़ाती है, इसका संस्कृत अनुवाद करना है। अब दोस्तों पढ़ाती है, हमें खिलाती है, ठीक है, लिखवाती है, इस तरह के जो आपके रूप बनेंगे वो णिच प्रत्यय के होंगे। किसके होंगे, णिच प्रत्यय लग करके बनेंगे, ठीक है। एक तो होता है कि पढ़ना, एक होता है पढ़ाना, दोनों में अंतर है। तो इसमें रूप बनते हैं, जैसे पट है तो पाठ ही बनेगा, पाठ ही हो जाता है, तो पट से पाठ ही हो गया, तो पाठयति, पाठयता, पाठयंती, पाठयसी, इस तरीका के रूप चलते हैं। तो यहां पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, देखिए ऑप्शन है से माम पाठयति, सा मह्यम पाठयति, सा माम पाठयति ही, सा मया पाठ्यते। तो राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर वाला, सा माम पाठयति, वह मुझको पढ़ाती है, ये आपका एकदम सही है। 20 नंबर, खाली स्थान दे रखा है, जयते इति सूक्तिम पूर्यतः, आपको सूक्ति की पूर्ति करनी है। जयते, तो यहां हो जाएगा सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होती है। आगे चलो, 21 नंबर सवाल है, ध्वनि विज्ञानेन संबद्धम अभिव्यक्ति कौशलम वर्तते, ध्वनि विज्ञान से संबद्ध अभिव्यक्ति कौशल कौन सा है, अभिव्यक्ति कौशल कौन सा है। हमारी जो भाषा कौशल है दोस्तों वो हमने आपको 4 बताए हैं, एस, बी, पी और एल, 4 बता रखे हैं आपको। तो यहां पर ऑप्शन दे रखा श्रवण, भाषण, पठन, लेखन। यहां पर जो राइट आंसर है आपका वो पहला और दूसरा, यानी कि दोनों सही हैं। कैसे दोस्तों, मैं आपको एक बार पूरा बता देता हूं। यहां पर हमारा पहला है श्रवण कौशल। श्रवण कौशल जो होता है दोस्तों वो होता है आपका ध्वनि विज्ञान से संबंधित। किससे होता है, ध्वनि विज्ञान से संबंध। इसके बाद भाषण कौशल होता है, ये भी आपका ध्वनि विज्ञान से संबंधित होता है। इसके बाद में आपका पठन और लेखन होता है, ये आपका लिपि विज्ञान से संबंधित होता है दोस्तों। किससे होते हैं, लिपि विज्ञान से संबंधित होते हैं। तो 2 कौशल आपके ध्वनि विज्ञान से संबंध रखने वाले हैं और 2 कौशल आपके लिपि विज्ञान से संबंध रखने वाले हैं। इस तरह से सवाल पूछा जा सकता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, इसलिए राइट आंसर श्रवण भी हो जाएगा और भाषण भी हो जाएगा। आगे चलो 22 नंबर। अब देखो यहां देखते हैं आगे हमारा 22 नंबर सवाल है, असत्य कथनम वर्तते। असत्य कथन आपको बताना है दोस्तों छांट करके, यानी कि गलत कथन कौन सा है वो आपको छांटना है। तो देखते हैं, पहला है हमारा श्रवण कौशलाभावे भाषण कौशलस्य विकासे नैव भवितुम शक्यते। कह रहे हैं कि श्रवण कौशल के अभाव में भाषण कौशल का विकास नहीं हो सकता है, ये बात सही है। शुद्धोच्चारणाय भाषण कौशलस्य विकासा करणीय, शुद्ध उच्चारण के लिए भाषण कौशल का विकास करना चाहिए, ये बात भी सही है। वाचनेषु प्रथमम आदर्श वाचनम अस्ति अंतिमम च अनुवाचनम अस्ति, ये बात ठीक नहीं है, ये आपकी असत्य बात है, यानी असत्य कथन है आपका ये। क्योंकि जो अनुवाचन होता है आपका ये अध्यापक के नेतृत्व में किया जाता है और अनुकरण वाचन छात्रों के नेतृत्व में होता है। जैसे कि लास्ट ऑप्शन में दे रखा है, अनुवाचनम अध्यापक नेतृत्वे भवति और अनुकरण वाचनम छात्राणाम नेतृत्वे भवति, बिल्कुल सही है। तो हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 3 एकदम सही हो जाएगा, क्योंकि असत्य कथन पूछ रहे हैं तो 3 नंबर का ऑप्शन आपका असत्य कथन में आएगा दोस्तों। तो इस तरह हमारा 22वां सवाल हो जाता है। अब चलते हैं अगला सवाल 23 नंबर, सत्य कथनम वर्तते। अब इसमें सत्य कथन बताना है आपको, ठीक है। कथन वाले सवालों में थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता होती है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी चूक से गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ बताइए आपका प्रश्न है सत्य कथनम, तो सत्य कथन कौन सा है, प्राथमिक लक्षित अधिगम विशेष है, भाषण है। कह रहे हैं कि प्राथमिक लक्षित अधिगम विशेष क्या है, भाषण।
नहीं 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 नहीं, भाषण है क्या? सत्य कथन छांटना आपको? नहीं, गलत है। प्राथमिक स्तर पे भाषण नहीं होता है, श्रवण पर ज्यादा विशेष जोर रहता है। अंतिम कौशलम मननम, ये भी गलत है। अंतिम कौशल नहीं है। अंतिम कौशल कौन सा होता है? लेखन कौशल होता है, SBPL लेखन कौशल होता है अंतिम। हमने ट्रिक बता रखी है, SBPL लास्ट में होता है लेखन कौशल, ठीक है। ऐसे ये भी गलत हो गया। लेखन कौशल विकासाय जेकाटॉट विधि अस्ति, ये बात सही है। लेखन कौशल के विकास के लिए जेकाटॉट विधि है, बिल्कुल सही है। मौन वाचनम अस्ति सस्वर वाचनम, नहीं नहीं नहीं, ये गलत बात है भैया। तो यहां पर केवल एक हमारा कथन सत्य है, लेखन कौशल विकास के लिए जेकाटॉट विधि है। जेकाटॉट विधि लेखन कौशल के मतलब विकास के लिए होती है। इसको हम दृष्ट लेखन विधि भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? दृष्ट लेखन विधि। अध्यापक के द्वारा लिखे गए जो शब्द हैं उनका अनुकरण करके छात्र लिखता है इसमें, या फिर पुस्तक में देख करके छात्र अभ्यास करता रहता है, ठीक है। ये प्राथमिक स्तर के लिए अच्छी मानी जाती है। तो इस तरह हमारी जेकाटॉट विधि हो जाती है। अगला सवाल, प्रस्तावना प्रश्नानाम उद्देश्यम वर्तते, जो प्रस्तावना वाले हम प्रश्न करते हैं प्रस्तावना कौशल में, तो उसका उद्देश्य क्या होता है? पूर्व ज्ञान परीक्षणम, ज्ञान दृढ़ीकरणम, अभिव्यक्ति ही निरंतर्यम। बताओ क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा पूर्व ज्ञान परीक्षणम। यानी प्रस्तावना हम इसलिए करते हैं कि बच्चे के पूर्व ज्ञान को परखा जा सके, उसके पूर्व ज्ञान का पता लगाया जा सके। अगला सवाल, ज्ञानस्य दृढ़ीकरणाय प्रश्नाः भवन्ति, ज्ञान के दृढ़ीकरण के लिए कौन से प्रश्न किए जाते हैं? प्रस्तावना प्रश्न, अन्वेषण प्रश्न, शामपट्ट प्रश्न, प्रवाह कौशल प्रश्न। बताओ। अन्वेषण प्रश्न किए जाते हैं दोस्तों। कौन से प्रश्न करते हैं हम? अन्वेषण प्रश्न करते हैं, ठीक है। अन्वेषण प्रश्न आपको यदि समझ में नहीं आते हैं तो आप सवाल कर सकते हैं, हम आपको बता देंगे। अन्वेषण प्रश्न इसका राइट आंसर है। आगे चलिए, अगला सवाल है हमारा 26 नंबर। उद्देश्य प्रकटनम घटकम वर्तते, उद्देश्य प्रकटनम घटक है किसका? प्रस्तावना प्रश्नानाम, शामपट्ट प्रश्नानाम, अन्वेषण प्रधान प्रश्नानाम, प्रवाह कौशल प्रश्नानाम। उद्देश्य प्रकटन यानी उद्देश्य का प्रकटन करना, यह प्रस्तावना प्रश्नों में होता है। जैसे आपने प्रस्तावना कर दी उसके बाद में उद्देश्य कथन किया जाता है कि चलिए बच्चों आज हम संधि के विषय में पढ़ेंगे, ये उद्देश्य कथन हो गया। तो ये प्रस्तावना के बाद में ही तो किया जाता है, तो ये प्रस्तावना प्रश्नों से संबद्ध है। ऐसे आगे चलिए, व्याकरण शिक्षण से आधुनिक है अनौपचारिक विधि ही वर्तते। व्याकरण शिक्षण की आधुनिक अनौपचारिक विधि कौन सी है? आगमन, निगमन, अव्याकृत विधि और समवाय विधि। बताओ। तो राइट आंसर है समवाय विधि। समवाय विधि एक प्रकार से मिश्रित विधि हम कह सकते हैं। तो ये आधुनिक हमारी अनौपचारिक विधि है व्याकरण शिक्षण की, ठीक है ना। आगे चलो, वेदानाम मुखत्वेन स्वीकृतम, वेदों का मुख किसको स्वीकार किया गया है? तो सिंपल है, मुखम व्याकरणम स्मृतम। ये पंक्ति आपने सुनी होगी, मुखम व्याकरणम स्मृतम। मुख जो है आपका वो व्याकरण को माना गया है, वेदों का मुख व्याकरण को स्वीकार किया गया है, ठीक है। आगे है हमारा सेकंड लास्ट, नियमाद उदाहरणम प्रति इति शिक्षण सूत्र से प्रयोग अत्र, यानी किसमें होता है? नियम से उदाहरण की ओर जाना। ये किस शिक्षण मतलब किसमें होता है? ये निगमन में, आगमन में, आगमन निगमन में या अव्याकृति में, किसमें होता है बताओ? तो ये होता है दोस्तों निगमन के अंदर। यानी निगमन विधि में सबसे पहले नियम बताया जाता है, उसके बाद में उदाहरण की तरफ जाते हैं। जबकि आगमन में इसका उल्टा होता है, आगमन में सबसे पहले उदाहरण बताते हैं फिर नियम बताते हैं, लेकिन यहां नियम से उदाहरण की तरफ जाने के लिए कह रहे हैं। तो निगमन विधि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आज के इस प्रश्न पत्र का लास्ट सवाल है दोस्तों, व्याकरण पाठ योजनायाः प्रमुखम सोपानम वर्तते। प्रमुख सोपान कौन सा है? सामान्यीकरणम, प्रस्तुतीकरणम, नियमीकरणम, पुनरावृत्ति ही। तो इसका जो प्रमुख सोपान है हमारा व्याकरण पाठ योजना का वो है प्रस्तुतीकरण, क्योंकि इसमें मेन चीज प्रस्तुतीकरण है। बस इसमें प्रस्तुत करना होता है, चाहे कोई भी आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा सोपान है वो है प्रस्तुतीकरणम। हम बात कर रहे हैं व्याकरण पाठ योजना की। तो इस तरह से दोस्तों यहां पर हमारा आदर्श प्रश्न पत्र नंबर 5 पूरा हो जाता है। हमने एक एक प्रश्न को अच्छे से यहां पर बताया,
समय आपका ज़्यादा नहीं लिया है, आपको थोड़ा सा स्पीडली बताया, लेकिन जहां आवश्यकता हुई वहां हमने समझाया। तो आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों इस तरह से हमारा ये वीडियो पूरा हो जाता है। आपको यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना दोस्तों, क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत हम कर रहे हैं तो एक छोटा सा काम आप भी कर सकते हैं। हमारा ये जो आदर्श प्रश्न पत्र है कंप्लीट हो जाता है। एक एक सवाल को मैंने अच्छे से समझा दिया आपको। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट जरूर करना, दोस्तों को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, क्योंकि सारा मैटर इस पर मिलेगा दोस्तों आपको। हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है वहां पर आपको नोट्स मिल जाएंगे, PDF फ्री में मिलेंगे। तो आप वो एप्लीकेशन हमारा जरूर डाउनलोड करें। अभी आप प्ले स्टोर पर जाइए, नाम है मिशन संस्कृत ज्ञान, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां क्लिक करके डायरेक्ट आप डाउनलोड कर सकते हो और वहां पर आप PDF नोट्स प्राप्त कर सकते हो। वहां अच्छे से आप देख सकते हो, आपको नोट्स मिल जाएंगे दोस्तों। हमारे खुद के तैयार किए हुए नोट्स हैं, बहुत ही शानदार नोट्स आपको मिलेंगे। एक हमारी किताब भी है जिसमें ऑल ओवर मैटर मिलेगा आपको। संस्कृत के अलावा आपको हिंदी है, पर्यावरण है, सामाजिक विज्ञान है, साइकोलॉजी, इन सबका मैटर मिलेगा। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो वो बुक हमने अभी फ्री कर रखी है, वो भी आप देख सकते हो दोस्तों। वो भी आपको हमारे ऐप पर मिलेगी। तो धन्यवाद सबके लिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।